नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्रालय ने कहा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का देखा गया बेहतरीन प्रदर्शन। रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन और जेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। एनसीसी के पर्वतारोहण दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा, ऐतिहासिक क्षण। और उत्तर भारत को आज से 24 तारीख तक मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी के आसार। तो आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि भारत की पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति कैसी है, इस विषय पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संसदीय समिति को जानकारी देंगे। वर्तमान विदेश नीति विकास पर भी ब्रीफिंग होगी। इसमें 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी होगी। इसके अलावा 10 मई को हुए दोनों पक्ष के बीच सीज फायर सहमति के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसके बाद के एक्शन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। फिर 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था। ये सीज फायर अभी तक जारी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानीपूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहतर, बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ पिकोरा और OSAK को एक लेयर्ड डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया। इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने एयर एसेट्स के रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाया। इससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को बनाए रख सकी। इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।
सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैन पैड्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी के सैम्स तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गई। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थी। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। CBG ने एक पावरफुल एयर डिफेंस शील्ड बनाए रखी, जिसने खासकर मकरान तट से दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया। नौसेना की उपस्थिति ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई और अपने पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। नौसेना के पायलटों ने 24 घंटे उड़ानें भरी, जिससे इस क्षेत्र में भारत की तत्परता और रणनीतिक पहुंच का प्रदर्शन हुआ। नेवी के समुद्र पर नियंत्रण ने और खतरे के माहौल में एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार प्रदर्शन किया। तो पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और खास बात यह है कि इसको लेकर देश के सभी राजनीतिक दल इस वक्त एकजुट नजर आ रहे हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ संकल्प, 7 टीमें, 59 नेता, 33 देश। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर दुनिया भर में करेंगे चर्चा। पाकिस्तान की खोलेगा पोल। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजने की तैयारी में है। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। 7 हिस्सों में बंटे इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, JDU के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, DMK सांसद कनी मोई और NCP SCP सांसद सुप्रिया सुले के हाथ में है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। वहीं सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण, देवरायलू, आनंद शर्मा, V मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं, जो मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। JDU के संजय कुमार झा के नेतृत्व में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंग जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, E.T. मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, S.S. अहलूवालिया और सुजान चिनॉय UAE, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दुग्गीबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समिक भट्टाचार्य, MJ अकबर,
और पंकज सरन वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शांभवी सरफराज अहमद, जीएम हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्य शामिल हैं। कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएंगे। 59 सदस्यों वाला ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर निशिकांत दुबे और प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूँ। पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर है और हमेशा से करता रहा है। उसने दुनिया में एक फॉल्स नैरेटिव कायम किया और उसी को ब्रेक करने के लिए सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक होकर देश की बात करने दुनिया के सामने जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज दुनिया के सामने बुलंद करने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधि मंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आज से शुरू हो रही ये यात्रा 24 मई तक चलेगी। डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की ये मुलाकातें द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना भी शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं और साथ साथ भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। IMF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। और बांग्लादेश से आयात पर भी भारत ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश ही नहीं दुनिया को साफ संदेश दिया है कि व्यापार में बराबरी, रिश्तों की गरिमा, यही है भारत की नीति। भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इन सामानों की भारत में एंट्री सिर्फ नावा शेवा पोर्ट और कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही हो सकेगी। जमीनी रास्तों से इन वस्तुओं का आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में रेडीमेड वस्त्र, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कपास और धागे का अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी तैयार माल, लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। इन वस्तुओं को अब न तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी लैंड पोर्ट से भारत लाया जा सकेगा और न ही पश्चिम बंगाल के चंग्राबंधा और फुलबारी LCS से। हालांकि मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रस्ट स्टोन जैसे कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये नियम नेपाल और भूटान को ट्रांजिट के तौर पर भेजे जाने वाले बांग्लादेशी माल पर भी लागू नहीं होगा। भारत का ये कदम सिर्फ व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों जैसे धागा, चावल, तंबाकू और दूध के पाउडर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। यहाँ तक कि भारत से गुजरने वाले बांग्लादेशी ट्रांजिट माल पर अतिरिक्त शुल्क भी थोप दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स का 93% हिस्सा अब तक भारत में भूमि मार्ग से आता था, जो अब बंद हो चुका है। देश भर में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। हमारी मेक इन इंडिया की पॉलिसी है और जिस प्रकार से बांग्लादेश का कंडक्ट रहा है पिछले दिनों में, उसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया, स्वागत योग्य है। और हमारे यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसेस फूड की कोई कमी नहीं है। सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। खास बात है कि व्यापारी वर्ग ने भी इस फैसले का जमकर समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के फुलबारी बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के एक्सपोर्टर्स ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, वो चिकन नेक के बारे में वहाँ चाइना में जाके बोल के आए थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैंड किया है। हम लोग इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से जो GDF से जो नोटिफिकेशन मिला है, उसमें हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो बंद किया है आइटम, हम लोग का मतलब कपड़ा का टुकड़ा और टूलो ये सब बंद कर दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश है। नोटिस मिला कि बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट बांग्लादेश अभी नहीं कर सकता इंडिया का साथ, स्थल पथ में बंद करा हुआ है। तो अभी मान लीजिए वो अभी सी पोर्ट मुंबई और कोलकाता में होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला केवल व्यापार का मामला भर नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा भी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में दिए अपने बयान में भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बता दिया था और खुद को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक। तो अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है, पारस्परिक हित और सम्मान के साथ व्यापार हो तो स्वागत है, वरना भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण इन देशों के खिलाफ भारत में सख्त आक्रोश है। पूरे देश में इनके सामान और पर्यटन के बाइकॉट की मांग उठ रही है। कई सारे शैक्षणिक संस्थानों ने भी इनसे किए गए समझौते निलंबित कर दिए हैं। तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार, पाकिस्तान के समर्थन पर भारत में आक्रोश, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापारियों में भी गुस्सा। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने पर भारत में इन देशों के खिलाफ आक्रोश का माहौल है और इनके सामानों और पर्यटन के बहिष्कार के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इनके साथ किए गए समझौतों को निलंबित करने का सिलसिला जारी है। इस फहरिस्त में IIT बॉम्बे भी शामिल हो गया है। IIT बॉम्बे ने भी तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने सभी समझौते निलंबित कर दिए हैं। ये निर्णय
निर्णय तुर्की और भारत के बीच मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संस्थान ने कहा है कि अगली सूचना तक तुर्की से शैक्षणिक सहयोग पर रोक रहेगी। इससे पहले IIT रुड़की, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी तुर्की के संस्थानों से सहयोग खत्म कर चुके हैं। देश के कारोबारियों और विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा इन देशों से कारोबार के बहिष्कार की आवाज भी उठ रही है। तुर्की का कोई माल भी नहीं बेचा जा रहा है और कस्टमर भी पहले जो लेते थे अब वो भी नहीं ले रहे हैं। 4 आइटम इससे जो आते थे वो अब जो है कि पूरी तरीके से सारे लोगों ने जितने व्यापारी थे वो सब बाइकाट कर रहे हैं। इसका पाकिस्तान का साथ दिया है, गद्दारी किया है, इसकी वजह से हम लोग भी सेब वहाँ से लाना बंद कर दिए हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अखिल भारतीय उद्योग युवा व्यापार मंडल और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT सहित कई संगठनों ने इन देशों के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार करने की अपील की है। भारत के हार्डवेयर उद्योग केंद्र अलीगढ़ में भी व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया है। इस बीच वाशिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने तुर्की और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। तुर्की आणि चीन या सर्व मालांचा बहिष्कार करण्याचा व्यापारी मंडळाद्वारे आवाहन करतोय। तसेच अमेझॉन, त्यानंतर फ्लिपकार्ट अशा ज्या काही ऑनलाईन मार्केटिंग आहेत ज्यांच्यामुळे आमच्या व्यापाऱ्यांना भरपूर नुकसान होते, अशा सर्व ऑनलाईन मार्केटिंगचा, चीनी वस्तूंचा, तुर्की वस्तूंचा आम्ही समस्त व्यापारी मंडळातर्फे बहिष्कार करतो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंकारा और बाकू द्वारा इस्लामाबाद का समर्थन करने के कारण तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ लोगों में सख्त नाराजगी है। पूरे देश में तुर्की के सामान और पर्यटन के बाइकाट की मांग उठने लगी है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्मों ने इन देशों की यात्रा न करने की सलाह जारी की है। भारतीय व्यापारियों ने भी सेब और संगमरमर जैसे तुर्की उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। अजरबैजान भी भारतीयों के निशाने पर है, उसके सामान के बहिष्कार की भी मांग उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शोलापुर में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से फैक्ट्री मालिक और उनके परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और लपटों के कारण फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग पर काबू पाने में 5 से 6 घंटे का समय लग गया। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से उनका संदेश साझा किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
और उधर हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पल्स और मोदी पल्स में कल सुबह लगी भीषण आग में 17 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी ये आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 14 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग मौजूद थे। इस दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हैदराबाद में आग लगने की दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर लिखा गया है कि तेलंगाना की हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।